हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 4 जून और हम लोग पढ़ेंगे 4 जून से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर कि हाल ही में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा भारत और किस देश के बीच हुआ लागू हुआ है। सेपा यानी कि कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका सेपा का फुल फॉर्म हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है ओमान और भारत के बीच में, किसके? भारत और ओमान के बीच में ये साझेदारी हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे इस टर्म के बारे में, यानी कि सेपा जो है, सेपा ये है क्या? ठीक है। तो जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बताया कि कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है सेपा का। तो ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक तरह का रणनीतिक व्यापारिक समझौता आप इसे कह सकते हैं। और ये जो सेपा है, इसका मेन पर्पस है कि इसके जो भी भागीदार देश हैं, इनके बीच जो इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है भागीदार देशों के साथ, यानी कि जो आयात और निर्यात होता है, उसे आसान बनाया जा सके। और जो व्यापार शुल्क है, जिसे आप टैक्स कहते हैं, इसे खत्म किया जा सके, इसका मेन पर्पस है। तो इन्हीं सेपा एग्रीमेंट जो है 1 जून से लागू हो चुका है भारत और ओमान के बीच में। तो इस ऐतिहासिक समझौते के तहत जो भारतीय निर्यातक है, इन्हें खाड़ी क्षेत्र यानी कि जो गल्फ कंट्री है, इसके बाजारों में मजबूती पहुंच मिलेगी, मजबूत पहुंच मिलेगा। और साथ ही इसके कई प्रोडक्ट को तत्काल शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी रहेंगे जिसको तत्काल यानी कि एकदम करंट करंट में उसको शुल्क मुक्त प्रवेश यानी बिना टैक्स का उसको एंट्री मिल जाएगा। अब सेपा ये लागू हुआ भारत और ओमान के बीच, कब? तो 1 जून को। इससे भारत के किस सेक्टर को सबसे अधिक लाभ होगा? तो इसमें जो सी फूड होते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो आपका ऑर्नामेंट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये समझौता भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद भी करेगा। ये समझौता जो भारत और ओमान के बीच हुआ है। ठीक है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ओमान है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि अरब प्रायद्वीप में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये कौन सा है? ओमान है आपका। अरब प्रायद्वीप में दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है आपका, ओमान है। ठीक है। ये आप ओमान देख पा रहे हैं। ठीक है। अब अरेबियन सी से ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये जो अरेबियन सी है, इससे अपना ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ओमान। ओमान की जो राजधानी है आपका मस्कट हो जाएगा। मुद्रा ओमानी रियाल और यहाँ का लैंग्वेज अरबी है। नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है भारत और ओमान के बीच होता है। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि जून 2026 से किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? लास्ट ईयर एक कॉमन क्वेश्चन लगभग 3 से 4 एग्जाम में रिपीट हुआ था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन था? तो आंसर तो उसका ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन रिसेंटली जून के महीने में जो मलेशिया है, कौन? मलेशिया, जो एक एशियाई कंट्री है, इसने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया जो अकाउंट है, बैन करने का आदेश दे दिया है। कौन? तो मलेशिया। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब जो है 16 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं,
उसके लिए मैंने एक तरह से समझिए कि एक एज क्राइटेरिया रख दिया है, उम्र का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, एक एज लिमिट कर दिया। यहाँ पे नोट एक हमने ऐड किया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, जहां दिसंबर 2025 से यह कानून लागू हुआ था। ठीक है, और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत में जो कर्नाटक है, कौन? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है, यह ऐसा पहल ये भी जो है, कर्नाटक जो है ऐसा पहल करने वाला ये पहला राज्य बनने जा रहा है। ये ये निर्णय लेने वाला कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों जो है वो उनके सोशल मीडिया को बैन किया जाए, ऐसा निर्णय लेने वाला ये पहला राज्य बनने जा रहा है। ये अभी इस पे विचार कर रहा है, अभी ये डिस्कस इसका क्या कहलाता है, ये नियम लागू नहीं किया है, इस पे भी विचार कर रहा है। यदि हम डिस्कशन करें मलेशिया के बारे में, ठीक है, तो राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगिट और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हो जाएंगे। करंट अफेयर अगर रिलेट करेंगे तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, इनके आमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर थे, ऑफिशियल यात्रा पर थे। मलेशिया 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन करने के लिए योजना बना रहा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 मई को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। यानी कि 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सेनाभ्यास होता है और हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये अपना ऑफिस कहाँ खोला है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले कि निम्न में से सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो ये हो जाएंगे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन स्टार मेंस डबल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन फाइनल में, कहा सिंगापुर ओपन फाइनल जो है इसमें इंडोनेशिया के फजर अल्फियन को और मोहम्मद फिकरी को हराया था। ठीक है, यहां से डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है और बैडमिंटन को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन ईयर 1934, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसी के एथलीट पैनल में रिसेंटली अभी PV सिंधु शामिल हुई है। नेक्स्ट चले हम लोग, निम्न में से किसने भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा लॉन्च किया है? तो रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा जो है, जो कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी रेड बैलून के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहले इसके बारे में बेसिक आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने वायुमंडल का परत के बारे में पढ़े होंगे, जैसे मैं यहाँ पर हल्का सा डायग्राम बनाकर समझाता हूं कि सबसे नीचे आपने देखा होगा, ये मान लिया ये परत होगी। ठीक है, तो सबसे नीचे आप जो देखे होंगे वो उसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, या फिर उसको आप ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक, इसका रेंज जो कितना होता है? इसका रेंज जो होता है 0 से 8 किलोमीटर। ठीक, अब इसके ऊपर क्या बनेगा? तो समताप मंडल। ये जो है समताप मंडल, यानी कि आप इसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कह सकते हैं। इसका जो एरिया होता है ये जस्ट
क्षोभ मंडल के ऊपर होता है और इसका रेंज कितना होता है? 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, समताप मंडल हो गया, सॉरी क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। फिर इसके ऊपर अगर आएंगे तो ये है मध्य मंडल। इसके ऊपर जाएंगे तो ये मध्य मंडल को आप मेसोस्फीयर भी कह सकते हैं। इसके ऊपर गए तो ये ताप मंडल, इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं। और सबसे लास्ट में जब जाइएगा तो ये हो गया आपका बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर इसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये समताप मंडल से है। किससे है? ये समताप मंडल जो आप ये देख रहे हैं, ये समताप मंडल से क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि सेकेंड लेयर से, जहां ये सुपर प्रेशर बैलून विस्टा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा? तो देखिए, इसके काम के बारे में डिस्कस करें तो टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जैसे कि जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई की रेंज बढ़ा करके डेड जोन को खत्म करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन में इसका यूज हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है टेलीकम्युनिकेशन को ये बहाल करेगा। आपदाओं जब समय आएगा, आपदा की जब समय आएगा, प्राकृतिक आपदा का जब समय आएगा, उस समय टेलीकम्युनिकेशन को बहाल करेगा। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए कैसे हेल्प करेगा? तो वायुमंडल का अध्ययन करना और मौसम की सटीक भविष्यवाणी, साथ ही पर्यावरण की निगरानी रखने का ये काम करेगा। तो इन्हें लॉन्च किया गया है रिसेंटली। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित जो इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। ऊंचाई की बात करें तो यह स्वदेशी गुब्बारा पृथ्वी की सतह से लगभग 25 किलोमीटर यानी 15.5 मील ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहां तक ये पहुंच चुका है। अगर इसकी उपलब्धि की बात करें तो इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून की क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में ये अपना नाम शामिल कर लिया है। उससे पहले अमेरिका था, फ्रांस था, जापान था और चाइना था। तो इस ग्रुप में अब इंडिया भी अपना नाम शामिल कर लिया है। यहां पर एक कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है उसका? अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये जो है भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसने कुछ समय पहले ही दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया उसका, जिसका नाम क्या है? अग्नाइट, जिसका नाम था अग्नाइट। ठीक है, एक और कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, स्काईरूट। स्काईरूट, ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है, ये हैदराबाद स्थित एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है भारत की। ये मई 2026 में भारत का पहला स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी बना। ठीक है, 2026 में। नेक्स्ट चले, हाल ही में चर्चा में रहा ब्यूफोर्ट किला किस देश में स्थित है, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया? तो इसका लोकेशन आप लेबनान में देखेंगे। कहा? लेबनान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अभी हाल ही में ये जो ब्यूफोर्ट कैस्टल है, ये फिर से चर्चे में आया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी संघर्ष के दौरान दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक रूप से ये जो 900 साल पुराना ऐतिहासिक किला है और आसपास के जो पहाड़ियां हैं, उन पे हाल ही में कब्जा कर लिया। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है इजरायली सेना। क्या लिखा हुआ है? इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष के दौरान इसे जीता। ठीक है, तो ये हिजबुल्लाह है क्या? तो देखिए, ये जो हिजबुल्लाह है, ये लेबनान का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। ठीक है, इससे पहले इजरायली सेना ने इस किले पर 1982 में कब्जा किया था, लेकिन बाद में हुए समझौते के तहत इसे सन 2000 में लेबनान को लौटा दिया गया और इजरायली सैनिक वापस चले गए। लेकिन फिर से इसी भी फोर्ट कैस्टल पर
कब्जा कर लिया है इजराइल की सेना ने। लेबनान का लोकेशन यदि हम मैप के थ्रू देखें तो ये एशिया का पार्ट है। ये लेबनान जो है आपका एशिया का पार्ट है, लेकिन ये जो है मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेबनान लेबनान की राजधानी हो गई बेरूत, मुद्रा लेबनानी पाउंड, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का अरबी हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आप मैप देख पा रहे हैं, कई बार जो है एग्जाम में जियोग्राफी से क्वेश्चन जो बनते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है या बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेबनान जो हो गया ये आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। टर्की टर्की जो है यहाँ का आपका ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। सीरिया सीरिया जो है आपका ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। इजराइल इजराइल भी आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। इजिप्ट इजिप्ट भी आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन ये जॉर्डन जो आप देख पा रहे हैं, जॉर्डन भले ही इजराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, ये इजराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है जॉर्डन, लेकिन जॉर्डन जो है मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। कितना? 37। पहले कितना था? 33 था। अब 37 हो गए। देखिए पहले जो था, पहले 33+1 का फॉर्मूला चलता था और अब जो है 37+1 का फॉर्मूला है। यानी कि 33 तो अन्य न्यायाधीश, पहले जो 33+1 था उसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक जो थे ये मुख्य न्यायाधीश होते थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। तो देखिए भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 124 है और इसके जो खंड 2 है, इसके तहत शक्तियां प्राप्त है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जो प्रेसिडेंट है, इसने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से, यानी कि सलाह के बाद अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां की है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि न्यायमूर्ति सील नागू जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आए हैं, सील नागू, ठीक है। और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर जो है ये बंबई हाई कोर्ट से है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ये मध्य प्रदेश से हाई कोर्ट से आए हैं। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से, और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमणी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है 33 से बढ़कर 37 कर दी गई। 5 जजों की नियुक्ति होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक पद भी खाली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, यहां से अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ स्टैटिक पार्ट को हम देखें तो भारतीय संविधान जो है भाग 5 में इसकी चर्चा है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट को जो अपने जो निर्णय दिया उस पर पुनर्विचार का अधिकार है। आर्टिकल 137 के तहत रिट जारी करने का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकारी से कहा जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देश के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और देश का पहला जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हीरालाल जेकानिया। ये चीज आपको स्टार मार्क करके याद रखना है। मोहम्मद हिदायतुल्ला इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। अगर करंट अफेयर की बात करें तो भारत के जो 53वें क्रम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन जो था यानी स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन एसआईआर को पूरी तरह से संवैधानिक और वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए दो प्रमुख तकनीक पहल वन केस वन डाटा और सुसहाय पहल लॉन्च किया है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया? तो ये महाराष्ट्र का हिल स्टेशन माथेरान है, वहां पे हाथ रिक्शा को बैन लगा दिया है। और विकास सिंह जो है उनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, विकास सिंह को। और सुप्रीम कोर्ट दो पोर्टल भी लॉन्च किया था, एक फास्टर और एक सुपेस। ठीक है, तो ये दो पोर्टल लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसने कुल 6 साल पूरे कर लिए हैं। कितने? 6 साल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वनिधि का मतलब क्या हुआ? स्वनिधि जो है इसका मतलब क्या है? तो एस फॉर स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर और ए फॉर आत्मनिर्भर निधि। सॉरी, हाँ, एस फॉर स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर्स और ए फॉर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, यानी कि स्वनिधि, स्वनिधि का मतलब क्या हुआ? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ये जो है 2020 में लागू किया गया था। कब? 2020 में शुरू किया गया था। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो ऐसे रेहड़ी मजदूर आप कह सकते हैं जिसे, जिनकी रोजी रोटी जो थी ऐसे कमाने का साधन है जो कि डेली कमाते थे और डेली खाते थे, तो सबसे ज्यादा वही प्रभावित हुए थे लॉकडाउन के समय में। क्योंकि लॉकडाउन में सारे दुकानें बंद करवा दिया गया था, तो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था। स्टैटिक जीके वाले योजनाओं पर अगर नजर डालें जो डायरेक्ट एग्जाम का पार्ट बनते हैं, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को किया गया था। ये योजना जो है इसकी शुरुआत 15 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को बलिया यानी उत्तर प्रदेश में जो योजना की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, लेकिन यहां से एक एडिशनल पॉइंट आप याद रखें कि 2016 में, कब? 2016 में जो उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था, ये तो लॉन्च किया गया था आपका बलिया से, और ठीक इसके 5 साल बाद यानी 2021 में उज्ज्वला का 2.0 जो था, उज्ज्वला का 2.0
ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा से। कहां से? उत्तर प्रदेश के महोबा से। लॉन्च दोनों ही उत्तर प्रदेश से किए गए, पहला बलिया से और दूसरा महोबा से। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार एक आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख तक की बीमा कवर किया जाता है। तो ये कब शुरू किया गया था? ये 23 सितंबर 2018 को किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को। जनधन योजना की शुभारंभ 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अभी हाल ही में जून के महीने के 2 तारीख, जून के जो महीना है इसके 2 तारीख को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 2014 में ये भारत का 29वां राज्य बना था। कैवा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि देश में 29 राज्य है नहीं, देश में तो 29 राज्य है नहीं, देश में तो टोटल 28 राज्य है। आप तो यही सोच रहे होंगे। ठीक, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि 29 स्टेट थे, 29 स्टेट और 7 यूटीज थे। ठीक, लेकिन आप सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 नौ यूटीज बने। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है नए 2 यूटीज बने। तो 7 ये पहले से थे और 2 ये बने, हो तो जाने चाहिए थे 9, 9 होना चाहिए था। लेकिन यूटीज 8 कैसे है? तो बीच में जो हुआ था कि दादर नागर हवेली और दमन दीव जो 2 अलग अलग यूटीज थे, जिन्हें विलय यानी मर्ज करके एक बना दिया गया। ठीक है, जिस कारण ये 9 से फिर से 8 हो गए। और जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको तो यूटीज बना दिया गया, तो इस प्रकार ये 29 से 28 हो गए। यहां हम लोग तेलंगाना के बारे में पहले देख लेते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाए थे। कहां से? हैदराबाद से। और देश का पहला डॉग पार्क जो है आपका हैदराबाद में ही रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस क्षेत्र में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बम्बी बकेट से लैस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया? ठीक है, तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के कसौली क्षेत्र का। किसका? हिमाचल प्रदेश के कसौली क्षेत्र का। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है और कुछ एरिया में जंगल में आग लगने का न्यूज हम देख पा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कसौली का। यहाँ पर बम्बी बकेट एक टर्म लिखा हुआ आप देख रहे हैं, क्या? बम्बी बकेट। तो ये होता क्या है, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, मान लिए कहीं आग लगा हो, ठीक, तो हम लोग करते क्या है कि बकेट यानी कि बाल्टी, बाल्टी जो होता है इसमें हम लोग पानी भर के वहां पे डालते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कि 10 लीटर या 15 लीटर जो भी पानी आता है उससे हम लोग डालते हैं, आग बुझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो जंगल में आग लगा है, यहाँ पे बकेट से पानी डालने से तो कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं बम्बी बकेट, ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर बम्बी बकेट जो बहुत बड़ा सा है, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में भीषण जो जंगल में आग लगा है, वहां पे हवाई अग्निशमन अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर के नीचे इस बम्बी बकेट को लगाया गया। और
कहीं से जल पानी को उठाकर और यहाँ पे एक ही जगह पे इसको डाल दिया जा रहा है बम्बी बकेट से। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने आपको बतलाया कि बम्बी बकेट एक लचीली पानी ले जाने वाली बाल्टी होती है जिसे हवाई अग्निशमन अभियानों के लिए हेलीकॉप्टरों के नीचे लगाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बम्बी बकेट से लैस हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। और ये जो प्रणाली है, हेलीकॉप्टर को पास के जलाशयों से पानी भरकर दुर्गम इलाकों में आग के हॉट स्पॉट पर सीधे गिराने की सुविधा है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मान लिया यहाँ पे जलाशय है, यहाँ से बम्बी बकेट में पानी उठाए और डायरेक्ट जहाँ पे मेन पॉइंट है वहां पे गिरा दिया। ठीक है, तो आज का सवाल यहीं पे खत्म होता है। आपका कल का होमवर्क है कि भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम क्या है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपका दूसरा सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर एयरबस C295 नामक भारत के पहले निजी तौर पर मिलिट्री विमान को बनाया जा रहा है। इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।